फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एनर्जी दे रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एमिट हो रहा है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये अपना प्रोसेस था कि ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से हमने इसको एनर्जी दिया, मान लेते हैं 10 जूल। तो ये कुछ एनर्जी फ्री होने के लिए लेगा, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। बाकी किसी काइनेटिक एनर्जी होगी। वर्क फंक्शन मान लो 2 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी 8 जूल आए एनर्जी कंजर्वेशन। इसी को मैंने बोला था E इंसिडेंट इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस W को ही हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते थे। थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम बात कर रहे हैं कुछ यूनिट की, एनर्जी कुछ यूनिट ऑफ एनर्जी। आप जानते होंगे जूल होता है, किलो जूल होता है, और एक नई यूनिट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दो, कुछ नहीं करना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज हो गया, इंटू वोल्टेज, कूलम इंटू वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड जूल। तो 1.69 × 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जहाँ लिखा मिल जाए उसको आप इतना जूल लिख सकते। ये यूनिट कन्वर्जन है। इस पे काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये इनडायरेक्टली यूज होगा और आपको इनडायरेक्टली यूज होगा, तो यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को करने में। जैसे मैं बोल दूँ आपको सिंपल कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका बताइए कितना जूल बनेगा, जूल में फाइंड आउट। 5 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पुट कीजिए, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना है, क्या आएगा? 8 × 10⁻⁹ जूल। ये आपका आ जाएगा। कल को कोई आपको बोल दे सिंपल इसी तरीके से कि भाई 3.2 × 10⁻20 जूल है, आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। 3.10⁻20 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁹। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आना है तो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया था। सिंपल था, ई की जगह पुट किया, जूल बन गया। अब जूल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे आप कन्वर्ट करोगे, आपको 2 × 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टाइप का कन्वर्जन आपको आना भी चाहिए कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, बहुत बार आपको एनर्जी को कन्वर्ट करना आएगा। ठीक, एनर्जी तुम जानते होगे किस तरीके से निकालते हैं, Hc/λ। H की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.63 10⁻34। SI यूनिट होती है। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जूल। लेमडा भी किस में पुट करोगे आप? लेमडा आप मीटर में पुट करोगे तो आपका आंसर भी किस में आएगा? ओवरऑल आंसर जूल में आएगा। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। डायरेक्ट यदि आप एनर्जी निकालनी हो लेमडा से, आप कैसे निकालोगे? आप 12,400 लेना, लेमडा एंगस्ट्रॉम में पुट कर देना, आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। एनर्जी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। कैलकुलेट करके मैं लेके आया हूँ, तुम इसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद करोगे। ठीक है, जैसे कल को आपको बोल दिया जाए कि लेमडा है आपका, लेमडा की वैल्यू मान लिया दे दी जाए। ठीक, लेमडा की वैल्यू आपको दे दी 310 एंगस्ट्रॉम। फाइंड एनर्जी, एनर्जी आपको फाइंड करनी है, वो भी आपको बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एक तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन करो कि पहले जूल में लेके आओ, जूल को उसमें करो, या डायरेक्ट आप रिजल्ट याद करो। रिजल्ट है ये, आपने याद किया 12400 डिवाइड बाई 310। ठीक, 310 यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट कर दिया, और ये आगे इसको करोगे आप तो कितना आ जाएगा? ये आपका 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ। एग्जैक्ट किसी बच्चे का मन करे तो वो 1200
431 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, अप्रोक्सीमेट आप ये निकालोगे, ठीक है। बात आएगी सर वेवलेंथ यदि वो एंगस्ट्रॉम में ना दे और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहे तो कुछ नहीं है, आप वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर लो। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर में दिया तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ये तो कन्वर्जन आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो देख लीजिए। आपको किसी भी यूनिट में देखिए, आपसे वो आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी यूनिट में देखिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखिए जैसे आपको मैं बोलूँ कि जो लेमडा है वो 3.1 नैनोमीटर है। फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में बताइए। पहले तो ई डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का तरीका मेरे पास है। 12,400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आ जाएगा। लेमडा इन एंगस्ट्रॉम 3.1 नैनोमीटर है। 3.1 नैनोमीटर है तो मतलब 3.1 10⁻⁹ मीटर है, ठीक है। तो मैं इसको 31 10⁻⁻10 मीटर भी तो लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको 31 एंगस्ट्रॉम भी तो लिख सकता हूँ। आ गया एंगस्ट्रॉम में भाई, एंगस्ट्रॉम में आ गया तो पुट कर दीजिए। ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई 31, कैंसिल आउट करोगे आप, आंसर आ जाएगा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकालना है तो चलो जूल में निकाल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट की 1.6 × 10⁻⁹ जूल। कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। कितना जल्दी जल्दी आंसर आ जाता है, एक रिजल्ट आपको याद है। तो ये आपका एनर्जी का कंजर्वेशन। मैं ये क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको वेवलेंथ देगा तो सब कुछ वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, ठीक। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहला मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आपको मेटल दे रखा है, M1 मेटल है और एक M2 मेटल है। वर्क फंक्शन दोनों का दे रखा है। इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको जो लेमडा इंसिडेंट है, लेमडा इंसिडेंट जो लाइट आपने डाली उसका वेवलेंथ आपको दिया गया है, ठीक है। और उसका वेवलेंथ जो आपको दिया गया है वो 3100 एंगस्ट्रॉम है। पूछा गया कौन सी मेटल है जो आपको इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी, कौन सी है जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी, किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ठीक है। देखते हैं पहले के लिए EI, इस मेटल के लिए EI तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, इंसिडेंट लाइट तो यही है अपनी। एनर्जी निकालते हैं Hc/λ, सिंपल याद रखा हुआ है, डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। 12400 डिवाइड बाई 3100, आपने देखा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप तो एनर्जी दे रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम इसको 5 चाहिए, इसको 20 चाहिए, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आपको दिखाई देगा, ये आप बात अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। एनर्जी आपको दिखा, ठीक है। पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये होता है, किसमें ऑब्जर्व होगा किसमें नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन के लिए क्या रूल होता था? इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड, लेमडा इंसिडेंट लेस देन और इक्वल टू लेमडा थ्रेशोल्ड। क्यों? क्योंकि एनर्जी 1/लेमडा होती है। भाई एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन पे, मतलब बोल दो लेमडा छोटा होना चाहिए, एनर्जी बड़ी होनी चाहिए तो लेमडा छोटा होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन उसका आपका होता है, ठीक है। इस टाइप का भी आपसे सिंपल आपसे पूछेगा तो आप ये बताएंगे। अब देखिए एक और मैं क्वेश्चन दूँ, इसमें देखिए क्वेश्चन कई टाइप की वैरायटी होंगे, कॉन्सेप्ट आपका एक ही, कॉन्सेप्ट कोई अलग अलग नहीं। जैसे देखिए आगे हम बात करते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन दिया गया कि मेटल है M1 और इसका जो वर्क फंक्शन है वो आपको दे दिया गया कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और लेमडा जो इंसिडेंट है वो आपको दे दिया गया 310 एंगस्ट्रॉम है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन।
जो फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। चलो हम देखते हैं भाई। पहले तो ये देख लो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा भी या नहीं होगा। कैसे एनर्जी निकालते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप एनर्जी निकालने का सिंपल तरीका लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो देर का है, बहुत अच्छी बात है। डिवाइडेड बाई 310, ये आपका कैंसिल आउट किया, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हो, ठीक है। चाहिए कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको इलेक्ट्रॉन को, मेटल को छोड़ने के लिए चाहिए, मेटल ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए मेरे को, डब्ल्यू आपको पता है, ये आपको पता, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लोगे। ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कोई बोले जूल में बताइए, तो लो भाई 36 इक्वल टू इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल। अब मल्टीप्लाई कर ही लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। 16 इंटू 6 तो ये 96 आ जाएगा, और 48 ये आपका 10 टू पावर माइनस 19 जूल आ गया। अब ये बोल देता कि उस जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी वेलोसिटी बता दीजिए। चलो वेलोसिटी बता देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 57.6 10 टू पावर माइनस 19। मास क्या होता है, 9.1 10 टू पावर माइनस 30 kg। एसआई में पुट कर रहे हो, ये एसआई में है। जब भी आपको दो या दो से ज्यादा चीजों की यूनिट आ रही है और वहां पे प्रॉब्लम हो किस में निकल गया, सब कुछ एसआई में पुट कर दो, सब कुछ। ये एसआई में, ये एसआई में, तो वेलोसिटी भी एसआई में आएगी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 57.6 10 टू पावर माइनस 19। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मैंने गड़बड़ कर दी। 2 ऊपर चला जाएगा, 9.1 10 टू पावर माइनस 31। और वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, वेलोसिटी में रूट ले लीजिए, और कोई बड़ी बात है। 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.1 10 टू पावर माइनस 31। यूनिट क्या होगी, सब कुछ एसआई में है, तो ये भी आपका एसआई में ही होगा। ये भी किस में होगा, आपका एसआई में होगा। बहुत सिंपल सिंपल ही चीजें हैं, तो समझ में शायद आ रही है। ये अब देखिए एक और क्वेश्चन, इसमें आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रही है, वेलोसिटी पूछ सकता है। वेलोसिटी बताना, काइनेटिक एनर्जी निकाल के बहुत आसान है, क्योंकि हमेशा निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही, तो इलेक्ट्रॉन का आपको मास पता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। मान लिया जाए आपको बोला गया कि जो लेमडा इंसिडेंट है, लेमडा इंसिडेंट किसी का आपको दिया गया है कि आपका 3.1 एंगस्ट्रॉम है, और उसका जो डब्ल्यू दिया गया है वो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसका काइनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसका वर्क फंक्शन बताइए, क्या बताइए, वर्क फंक्शन बता दीजिए। लेमडा थ्रेशोल्ड बता दीजिए, लेमडा थ्रेशोल्ड मिनिमम कितना चाहिएगा, फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, थ्रेशोल्ड क्या होगा, ठीक है। पहले तो एनर्जी निकाल दीजिए, इंसिडेंट कितनी होगी, 1200 डिवाइड बाई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 4000 शायद आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ई इंसिडेंट किसके बराबर होता है भाई, ई इंसिडेंट तो डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। ये आपको देर का, ये आपको देर का, तो डब्ल्यू निकाल दीजिए। तो डब्ल्यू यहाँ से ई आई माइनस काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये आपका ई आई की वैल्यू दे रखी है आपको 4000 माइनस 200, ये आपका 3800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका वर्क फंक्शन आ गया। अब बोल रहा है कि ये आपका 3800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेमडा थ्रेशोल्ड बता दीजिए। लेमडा थ्रेशोल्ड बता देंगे, कैसे निकालोगे, लेमडा थ्रेशोल्ड 12400 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें निकलाएगा, एंगस्ट्रॉम में। मैंने वही का वही रिलेशन सेम लगाया मैंने, 12400 डिवाइड बाई 3800, ये जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट किया, बाकी आप सोल्व कर लोगे। इतना किस में आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। फ्रीक्वेंसी कोई बोल दे, फ्रीक्वेंसी इज द सी अपॉन लेमडा। सी आपको पता है 3 10 टू पावर 8, यहाँ गलती होती है, बच्चा यहाँ डायरेक्ट पुट कर देता है 124 इंटू 34, ओ सॉरी 38, लेकिन ये तो तुमने एंगस्ट्रॉम में पुट कर दिया, और फ्रीक्वेंसी आप एसआई में पुट कर रहे हो, ये गलत बात है। क्या करो, ये आप इसको आप पहले एसआई में कन्वर्ट कर लो, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, तो ये आपका 10 टू पावर माइनस 10, तो क्या आएगी, इसकी भी एसआई यूनिट हर्ट्ज आ जाएगी, या हम बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स। इस तरीके VTH हमेशा ये एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैंने आपको पिछली बार सिखाया। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। मतलब 3 चीजें हैं, तीनों में से 2 दे के आपको थर्ड पूछा जा सकता है, वो कुछ में बड़ी चीज नहीं।
सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन इस पर कई बार आ जाते हैं। ठीक, तो और भी देखिए किस तरीके के होंगे, हम देखते हैं। इंसिडेंट, ठीक है, लेमडा इंसिडेंट जो आपका था, लेमडा एनर्जी बोल देता हूँ, इंसिडेंट एनर्जी एक्स जूल थी, और आपका जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आपको देखा गया y1 थी। ई आई दोबारा कोई लाइट डाली, ये फर्स्ट लाइट थी, मेटल के ऊपर डाला और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो y1 काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला। अब मैंने कोई दूसरी लाइट, सेकंड लाइट डाली, उसकी एनर्जी इसका 2 टाइम थी। कितनी थी? 2 टाइम। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम हो जाएगी? क्या कुछ होगा, देखते हैं। देखिए भाई, वर्क फंक्शन तो मेटल के लिए सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी लाइट डालो, वर्क फंक्शन तो जो है मेटल की प्रॉपर्टी है, वर्क फंक्शन वो सेम रहेगा। जैसे सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल के लिए जब कितनी भी लाइट डाल के देखो, उसका वर्क फंक्शन तो वही रहेगा। वर्क फंक्शन का मीनिंग है मेटल ने उस इलेक्ट्रॉन को जो पकड़ा हुआ है वो एनर्जी, वो तो मेटल की और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन, उसमें लाइट क्या डाल रहे हो उसका तो कोई रोल नहीं है। ठीक, तो यहाँ से ई इंसिडेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मैंने क्या डाला था, ये मैंने x डाला, ये w है, यहाँ पे आपके y1 बना। तो यहाँ से मैंने देखा कि w की वैल्यू x माइनस y1 होगी। तो उस मैटर के लिए चाहे कितनी भी एनर्जी डाल दो हमेशा यही आएगा। अब की बार मैंने डाला 2x, ठीक है, w की तो वैल्यू क्या है, x माइनस y1। इस बार बोल रहा कि काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ से आप उधर जाओगे तो x प्लस y1। बच्चा अगर जल्दी जल्दी में बोलता है कि ये डबल हो गया तो ये डबल हो जाएगा, नहीं, डबल नहीं होगा। देखिए कहाँ पे दिक्कत है, ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कई बार वो बोलता है इंसिडेंट एनर्जी डबल कर दी, इंसिडेंट एनर्जी क्या कर दी आपने, डबल कर दी। तो वर्क फंक्शन पे क्या मैटर, वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो तो मेटल का एक प्रॉपर्टी है। समझ गए होंगे शायद से बच्चे, बहुत सिंपल ही चीज है। अब देखिए थोड़ा और आगे हम चलते, इसी को ग्राफिकल तरीके से भी समझने की कोशिश करें। होती क्या चीज है भाई, एच म्यू इंसिडेंट इज इक्वल टू एच म्यू टी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां से कोई बोले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू इंसिडेंट माइनस एच म्यू टी एच, ये होती है। इसको इधर ले गया नेगेटिव को, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी एच को कांस्टेंट ले लो, म्यू इंसिडेंट माइनस म्यू टी एच। तो म्यू टी एच आर कांस्टेंट फॉर ए मेटल। एक मेटल के लिए, फॉर ए मेटल, एक मेटल के लिए कांस्टेंट है। सोडियम के लिए यदि वर्क फंक्शन या फिर उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यदि आज x है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यदि उसकी x है, तो कल भी x रहेगी, परसों भी x रहेगी, पेपर वाले दिन भी x रहेगी, क्योंकि वो तो मेटल का रिलेशन था, वो चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यदि मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाता, ये तो मेरे हाथ में मैं जो मान लाइट डाल रहा हूँ वो तो मैं ज्यादा एनर्जी की दूंगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यदि मैं ये इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब frequency of incident light increase, kinetic energy increase, work function remains constant, अब कोई बोले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, अरे वेलोसिटी भी तो इंक्रीज होगी, 1/2 mv² बढ़ गया, 1/2 कांस्टेंट है, ये तो बढ़ा नहीं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा सेम रहेगा, क्या बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गई उसकी। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे आपका डिपेंड करता है। ये एक वर्ड आता है इंटेंसिटी, बहुत बार आएगा इंटेंसिटी, तो फिजिक्स में इसका रियल मीनिंग भी समझोगे क्या होता है। हम बात करें, ये एक्चुअल में होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ए फॉर एरिया है, जैसे कि ये एरिया है, 1 सेकंड के अंदर इस पे कितनी एनर्जी है, मतलब कितने फोटोन डाले गए,
ये मैं आपको बता दूं, ये आपका एरिया, कितने फोटोन उसके ऊपर डाले गए हैं, ये इंटेंसिटी, क्या बोला जाएगा, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो बात ये आती है, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इंटेंसिटी इंक्रीज करने का तो मतलब ये है, अब मान लिया स्टार्टिंग में मैं क्या था, मैं 5 फोटोन डाल रहा था, 5 फोटोन डाल रहा हूं इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब मैंने इसी एरिया में 10 फोटोन डालना शुरू कर दिया 1 सेकेंड। अब कोई बोले इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। बोला जाए क्या काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और जो यहां से निकलेगा, क्या कुछ फर्क होगा। अब बात यह है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, एक ही फोटोन लेगा, ठीक है। आपने फोटोन बढ़ा दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही फोटोन ले रहा है, आपने एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी वही रखी है, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई। इस फोटोन की जो एनर्जी मान लिया यहाँ x है, तो फोटोन की एनर्जी यहाँ भी x है, सेम वही फोटोन है। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो वही रखी है, काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपने फोटोन डाला, एक इलेक्ट्रॉन ने पहले भी x एनर्जी मिली थी, अब भी उसको x ही मिल रही है, हुआ क्या, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो गया। पहले 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो अब 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, समझ रहे हो, 5 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन लिए, पहले 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा मैं, इंटेंसिटी इंक्रीज, ठीक, तो आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट भी फर्क पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज मतलब फोटो करंट इंक्रीज, फोटो करंट इंक्रीज, फोटो करंट आपका बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों भाई, आपने x जूल के पहले 5 फोटोन डाले थे, 5 इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और 5 इलेक्ट्रॉन निकल के चल पड़े। अब तुमने वही x के 10 फोटोन डाले, तो 10 फोटोन को 10 इलेक्ट्रॉन ले गए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन ले ले, नहीं, तो बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फोटो करंट ज्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होती, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो करंट इंक्रीज होता है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से कोई बोले करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से सोच के बताइए, सोचिए अपने दिमाग में, क्या मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो क्या फर्क पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, 6th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने क्या किया, 3 फोटोन डाले थे, ठीक, और सभी की एनर्जी x एनर्जी के थे, कितने एनर्जी के थे, x के, तो कोई भी 3 फोटोन ने ले लिए होंगे, इस फोटोन ने और मान ले, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन ने ले लिए होंगे 3 फोटोन, और ये तीनों निकल के बाहर दौड़ना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। अब मैंने 3 ही फोटोन डाले, अब की बार मैंने क्या किया, एनर्जी आपका डबल कर दिया। एनर्जी डबल करोगे तो गारंटेड है काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। अब ये 3 फोटोन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे। तो यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो या बोल दो एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा दे रहे हो, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन तो अब भी उतने ही निकलेंगे। भैया आपने इलेक्ट्रॉन तो फोटोन तो नहीं बढ़ाए, फोटोन उतने हैं तो इलेक्ट्रॉन भी उतने हैं, इलेक्ट्रॉन उतने हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, फोटो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गया, तो फोटो करंट बताइए क्या होगा। फोटो करंट की मैं बात करूं तो फोटो करंट भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब इस पे आ जाता है क्वेश्चन, बहुत बड़े एग्जाम IIT एडवांस और नीट, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ग्राफ की, ग्राफ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ग्राफ देखते हैं किस तरीके के ग्राफ होंगे।
ये आप कॉन्सेप्ट शायद समझ गए होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। ठीक, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम कर रहे हैं। अब देखिए, एच म्यू इंसिडेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू टी एच, सॉरी एच म्यू इंसिडेंट माइनस एच म्यू टी एच। वर्क फंक्शन को क्या बोलते हैं? एच म्यू टी एच। अब यदि मैं एक ग्राफ बनाने लग जाऊं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक सिंपल शायद ग्राफ तो थोड़ा बहुत आता भी होगा। ग्राफ जो हम बनाते हैं होता है अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये आपका y एक्सिस पे है, ये आपका x एक्सिस पे। इसके जो आगे लगा होता है बेटा उसको बोलते हैं स्लोप, मतलब झुकाव। ठीक है, स्लोप मतलब ये जो है ये आपका x एक्सिस है, इतना सभी को पता होगा, और ये आपका y एक्सिस है। अब ये m जो है वो ये बताता है m की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। यदि m की वैल्यू पॉजिटिव होती है, m की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0, तो लाइन यदि ये x एक्सिस हो तो इससे ऊपर की तरफ जाएगी। और m की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो बेटा ये लाइन जो x एक्सिस है नहीं, उसे नीचे की तरफ आएगी। कहीं से मान लिया यहाँ से खींचोगे, जैसे कि ये इसके पैरेलल लाइन आ गई x एक्सिस की, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बेटा ये लाइन इधर जाएगी। झुकाव x एक्सिस के रिस्पेक्ट में झुकाव कैसे होगा? ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आ जाएगा यदि नेगेटिव है। c क्या है? c कांस्टेंट होता है, इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोला गया है। अब इसको इंटरसेप्ट तो बोला गया है, बात ये है यदि ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये आपका 0 होता है, ये y एक्सिस पे वैल्यू होती है। यदि पॉजिटिव होगा तो कहीं यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, नेगेटिव होगा तो कहाँ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट देता ही आपको c क्या देता है? आपको स्टार्टिंग पॉइंट। कई बार c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट देता है। ठीक है, फिर अगर आप ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा वो m बता देता है। अब आपको बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक, इसी ग्राफ में आपको बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, हमने कोशिश की ग्राफ बनाने की। ये आपने y एक्सिस मान लिया, इसको आपने x मान लिया, तो ये आपका m हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू आपका c हो गई। ये कांस्टेंट है भाई, ये तो डिपेंड नहीं कर रही। h की वैल्यू क्या होती है? 6.6 10 to power minus 30, 6.63 10 to power minus 30। बहुत छोटी वैल्यू लेकिन है पॉजिटिव में, ये गारंटी है। और स्टार्टिंग जो बात है, स्टार्टिंग देखिए कहाँ से करूँ, 0 के ऊपर से करूँ या नीचे से? ये वैल्यू बताइए मेरे को क्या है? ये तो वैल्यू तो नेगेटिव है, मतलब यहाँ से कहीं शुरू करो। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, एक्स एक्सिस के मतलब पैरेलल एक लाइन खींच ली। अब बताइए मेरे को, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ? झुकाव देखिए पॉजिटिव है तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा। बात ये आती है कि मैंने ये ग्राफ यहाँ से डॉटेड और यहाँ से ये क्यों कर दिया? देखिए, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 रहेगी। तो भाई जब तक आपका इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन कर दोगे? ठीक है, मैथमेटिकली ग्राफ ऐसा जाएगा, लेकिन तुम समझो कि ये जो डॉटेड बनाया हुआ नहीं, ये तो ग्राफ में आपको पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? जब तक आप ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये मान लिया ये आपका फ्रीक्वेंसी है इस एक्सिस पे, ये आपका म्यू टी एच है, आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू म्यू टी एच से कम है, तब तक आपका इलेक्ट्रॉन तो निकलने की बात ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी तो तब डिफाइन करोगे जब निकलेगा। जैसे मान लिया ये वैल्यू आपकी हो 20, भाई मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे आता हूँ, ये 20 है तो ये 20 से कम है, मान लिया ये 18 है, मैंने 18 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डाली, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 0 0 0। यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। हाँ, अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? लीनियरली। और तुम ये जानते होगे इस एक्सिस के साथ ये एंगल बना दिए, बोलते हैं थीटा, और tan थीटा सुना होगा सीधी में। तो tan थीटा जो होता है नहीं, उसी को स्लोप बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है बेटा? स्लोप। और वो होता है n। ठीक है, ये साइन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बताता है? स्टार्टिंग पॉइंट।
ऑन वाई एक्सिस, स्टार्टिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये 0 से ऊपर होगा या नीचे होगा। ये जो एक्स के साथ लगा होता है वो क्या बताता है, अगर आप ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें डाउट आता है, सर ये ग्राफ आपने क्यों नहीं लिखा, ये वाला। भाई यहाँ पे आप यहाँ पे कोई पॉइंट बता दोगे तो आप बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी है उसकी, और ये देख रहे हो नेगेटिव में बता रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती किसी चीज। उसका मतलब ये है, मीनिंग फिजिकल सिग्निफिकेंट, कि आपका इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है। और ये बात हम भी जानते हैं, जब तक हम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं डालेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 0, हम 0 बना देंगे। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो, अब मैथ वाले सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा ये आपको मैथ वाले सर बता देंगे वाई इक्वल टू mx प्लस c ग्राफ कैसे बनाते हैं। कई बार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई यहाँ पे आपने डाला है, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ है इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी। और ये बोला गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट वो थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा है, थ्रेशोल्ड से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इस एक्सिस पे आप देखोगे ये तो होता है 0, ऊपर है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इधर की तरफ जाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट, थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कोई भी उसकी वैल्यू होगी, मान लिया ये वैल्यू, तो ये कांस्टेंट रहेगी, वेरी नहीं करेगी। यदि इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है काइनेटिक में, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। आप बढ़ाते रहो फोटोन, पहले 5 डाले, 10 डालो, 15 डालो, 20 डालो, फोटोन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी। फोटोन की एनर्जी बढ़ाओ, तो वो ग्राफ हमने पिछली बार लिखा था, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, फोटो करंट बढ़ेगा आपका। क्या बढ़ेगा भाई, आपका फोटो करंट बढ़ सकता है। हाँ, इसी के अंदर, इसी ग्राफ में मैं बोल देता, ये इंटेंसिटी है, ये काइनेटिक एनर्जी, लेस देन वी थ्रेशोल्ड है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है। काइनेटिक एनर्जी के कुछ नहीं, 0 ही रह गया। आपने इलेक्ट्रॉन डाला, तो आपने फोटोन डाला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और मेरे को चाहिए था इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 का आपने 1 डाल लो, 2 डाल दो, 5 डाल दो, 50 डाल दो, कोई फर्क नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। मिनिमम आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके निकलेगा। तो क्या आएगा, अगर आप बस यहाँ से यहाँ इसी लाइन पे डायरेक्ट कर दीजिए आप। ये है करंट का ग्राफ कैसा आएगा, करंट इंक्रीज होगा। हमने बोला इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, करंट ज्यादा निकलेगा। मान लिया मैं इंटेंसिटी डबल कर दूं, इलेक्ट्रॉन आपके डबल हो गए। ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा इंटेंसिटी कर दूं, बहुत ज्यादा फोटोन डाल दूं, क्या करंट हमेशा बढ़ता रहेगा। भाई यहाँ पे मान लेते हैं कि अपने पास ये मान लिया एरिया है, ये ठीक है। इसमें मान लेते हैं अपने पास 50 इलेक्ट्रॉन है। आपने पहले 10 फोटोन डाला, 10 फोटोन को से 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 15 डाला तो 15 निकला, 20 डाला तो 20 निकला, 40 डाला तो 40 निकला। मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आपका फोटो करंट तो बढ़ता जा रहा है। आपने 50 डाल दिया, 50 निकल गया। आप 55 डाल दो, जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल ही गए तो अब क्या चेंज आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं इंटेंसिटी की बात करूं, इंटेंसिटी और फोटो करंट की बात कर ली जाए, फोटो करंट ग्राफ कुछ इस टाइप का जाके कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट क्यों हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, जितने थे सब निकल गए। अब क्या करोगे, उससे क्या निकालोगे, ठीक है नहीं, समझ रहे होगे। 10 फोटोन डाला था, 10 फोटोन, ठीक है, 10 फोटोन डाला, 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 15 डाला, 15 निकला, आपने 35 डाला, 35 निकला, इंक्रीज होता जा रहा है। आपने 50 डाला, 50 इलेक्ट्रॉन निकला, आपने 51 डाला, अरे तो भी 50 ही निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही 50 है तो 51 से क्या फर्क पड़ा, शुरू में बढ़ता जाएगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये आपका फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन का ग्राफ है। समझ गए बेसिक कॉन्सेप्ट। ये ग्राफ आपको यही तो बता रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों 0 0 थे, आप
आपने थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाई, यहाँ से बढ़ गए, इधर गए तो इधर गए, इधर यहाँ पे तो ये आ गए। मैथ के बच्चे होंगे तो समझ गए, मेडिकल वाले बच्चे भी थोड़ा बहुत मैथ तो जानते हैं। फिर भी किसी को डाउट आए आप मैसेज करते हैं मेरे को, ग्राफ से रिलेटेड मैं आपको बता दूं। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है? ये आपका लाइट का जो पार्टिकल नेचर बता रहा है, वेव नेचर नहीं। आप चाहे वेव नेचर तो कंटिन्यूस एनर्जी थी, आप लाइट डालते जाइए, वेव होगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। शुरू में फोटो नहीं निकल रहा हो, कुछ देर बाद निकल आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको यदि मान लिया इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 जूल चाहिए, आपने यदि 1 जूल की लाइट डाली है तो आप चाहे 50 साल के लिए लाइट डालते रहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हाँ, आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला तो कोई टाइम लैग नहीं होगा, जैसे फोटोन मिलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा उसी में। ये पार्टिकल नेचर को बताता है। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पार्टिकल नेचर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। एक आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या आता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल था क्या? एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था अपना, ये है आपका एक ग्लास ट्यूब ले ली, 2 मेटल रोड है जिनका इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, बहुत हाई वोल्टेज लगा दिया गया है, यहां से वायर कनेक्ट नहीं है तो करंट नहीं फ्लो हो रहा था, सभी को पता थी ये बात। क्या किया कि यहां पे लाइट डाली और देखा गया ये आपका एमीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन आया कि करंट फ्लो हो गया। तो साइंटिस्ट को लगा भाई ऐसा कैसे हो गया, वायर तो नहीं कनेक्ट है, कैसे करंट फ्लो हो रहा है? तो फिर उनको पता चला था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होते होते यहाँ भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से क्यों निकल के आए, इस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो ये बैटरी लगाई हुई, मान लेता हूँ 10 वोल्ट का, इधर 10 वोल्ट है तो इधर 0 है। अब मैं इसका अपोजिट पोटेंशियल लगा दूं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भागते हुए आएंगे। ठीक है, वर्क फंक्शन मैंने एनर्जी मान लिया 10, एनर्जी मैंने 50 जूल दिया हुआ है और वर्क फंक्शन 2 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 40। क्या पहला क्वेश्चन, क्या सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 48 इलेक्ट्रॉन? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन 2 जूल में निकलेगा, कोई 2.1 में निकलेगा। हम मान के चलते हैं सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है, एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता। हम जो ये निकालते हैं एक्चुअल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, के मैक्स होती है, हम सबसे ज्यादा वाले हम ये बोलते हैं बिल्कुल सरफेस पे बैठा होगा। 2 जूल तो क्या बिल्कुल सरफेस पे बैठा, उसको ब्रेक करने का। हाँ, कोई अंदर होगा तो अंदर को पहले सरफेस पे लेके आएगा फिर ब्रेक करना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 48 होगी। और मैं पोटेंशियल ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन भागता हुआ इधर जा रहा है। यदि मैं ऐसा करूं, मैं इसका अपोजिट पोटेंशियल लगा दूं, भाई इधर पॉजिटिव की तरफ ये क्यों भाग रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो आपका अपोजिट पोटेंशियल लगा दिया, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बना दिया और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से रिपल्सन फील करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन भागेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। इतनी पोटेंशियल अप्लाई कर दीजिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है उसका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल ही ना पाए, मैक्सिमम मात्र काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs क्या होता है? एट विच के मैक्स बिकम 0, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी 0, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना निकल पाए। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई? ये 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके भाग रहा था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन 48 लेके जा रहा था, आप बोल रहे उसको वहीं का वहीं रोको, तो आपको कितना देना पड़ेगा उसको? ये 48 के साथ इधर जा रहा था, आपको यहीं रोकना है, बिल्कुल यहीं कहीं, तो इसको कितना दे दो? 48 दे दो। ये मैक्सिमम वाला था, बाकी इलेक्ट्रॉन इससे कम कहीं होंगे। आप ऐसा करो, इसके अपोजिट 48, ये इधर से जा रहा है 48 से, आप उधर से 48 दे दीजिए इसको। ठीक है, ये जा रहा है 48 के साथ, उधर से 48 लगा दो। आपने मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन रोक दिया तो बाकी तो रुक ही जाएंगे, बाकी क्या होगा? रुक जाएगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसपे क्या है, आपका मैक्सिमम वाला काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा। ठीक है, ये तो पोटेंशियल है, ये एनर्जी है।
फॉर्मूला कैसे बनाओगे? पोटेंशियल ई इंटू ए, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते तो एनर्जी बढ़ जाता है। आप ये मास या आपका एनर्जी कंजर्वेशन जो थ्योरम होती है और आप पढ़ोगे इसको फिजिक्स में, ठीक है, तो उसके अंदर आपको आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक। ये आपका ये वो एनर्जी जो तुमने दिया है E इंटू वी एस किसके बराबर होनी चाहिए? के मैक्स के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? के मैक्स। रुक गया इलेक्ट्रॉन। जितना पोटेंशियल देना पड़ा उसको बोला गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी तो हम ई इंसिडेंट माइनस डब्ल्यू से निकालते हैं, मतलब एच म्यू इंसिडेंट माइनस एच म्यू टी एच से निकालते हैं। मतलब ई क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है भाई, ये ई कहाँ? इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁹ और ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन वो तो हमें को तो सिर्फ क्या रोकना है वहां तक। ई इंटू वी एस, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू टी एच। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछा जाए एच म्यू ई डिवाइड बाई एच म्यू टी एच बाई ई। लिख लें वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने वाली ताकत। यहां से इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन उसको निकालिए, यदि कोई पोटेंशियल उसी को रोक देगी, बाकी को तो रोक ही देगी। तो रोकने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जो काइनेटिक है, एनर्जी कैसे निकालते हो? पोटेंशियल दी हो, एनर्जी निकालनी है तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ चार्ज है, निकल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। ई इंटू वी एस, ये आ गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मेरे को ये बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट है? डायरेक्ट नहीं आंसर देगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए ये तो होता है मेटल के लिए फिक्स, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कांस्टेंट होता है 1.6 × 10⁻⁹। ये आपका एच है, ये थ्रेशोल्ड ये फिक्स होता है, ये ई है, ये कांस्टेंट। आप यदि ये वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका सब बात है वी एस बढ़ेगा। या दूसरी बात, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। पहले जब ये 48 से निकल रहा था, अब मैंने 50 की बजाय इसको 60 दे दिया, तो ये आपका 58 से निकलेगा, तो आपको ताकत उधर से अपोजिट ताकत लगाना पड़ेगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बढ़ेगा। बात आती है इंटेंसिटी बढ़ाएगा तो बताइए, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी वहीं की वहीं। काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी 48 ही था, अब भी 48 ही। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? कांस्टेंट रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट रहेगा। समझ लिया? या आपके इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन हर चीज में बताओ। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी नहीं, फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है, वो अपोजिट पोटेंशियल है जो आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रोक देता है। ये ठीक है। ग्राफ की बात आई, ग्राफ बनाइए। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, एक तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको मिल जाएगा, मैं असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, उसमें आपको इंसिडेंट बोल देगा, वर्क फंक्शन बोल देगा, ये निकालना है। ये आपको वर्क फंक्शन ही है, ये इंसिडेंट है। इसको थोड़ा ढंग से आप लिखना चाहो, वी एस इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस डब्ल्यू बाई, बस ई लगा दीजिए, यही तो है। अब आपको कोई बोल दे ग्राफ बनाइए, ये आपका 0 0 है। अब आपको यहाँ पे बोल दिया गया है म्यू टी एच, सॉरी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, इसका ग्राफ बनाना। ठीक है, थ्रेशोल्ड के साथ। तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो ये ग्राफ आप बना सकते हैं। इस ग्राफ में कोई बड़ी चीज है नहीं आपके पास, बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप ग्राफ, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, और कौन सी वैल्यू क्या है ये आप देख सकते हैं।
ये खुद बना लें, तो इसके अंदर डिफिकल्ट चीज नहीं। अब बात आता है तो वर्क फंक्शन हम पता कर सकते हैं कि वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो लिखिए W, वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड डिपेंड ऑन ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, डिपेंड ऑन ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, W डिक्रीज। क्यों भाई? आपका न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अभी इसमें अट्रैक्शन क्या होगा? पास में है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दूर अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो नीचे आते जाओगे तो वर्क फंक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वर्क फंक्शन क्या होगा? कम होता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, जैसे आपको जानते होंगे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। आपको इस टाइप का अगर आप दे देगा, ये है और ये जो ये दे दिया, बोलेगा ये मेटल M1 है, ये M2 है, ये M3 है, एक M4 दे दिया। ये चारों मेटल इनमें से कौन सी मेटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आप सिंपल ही बात देखिए, Vi है। ये क्या, ये पॉइंट जो जीरो काइनेटिक एनर्जी है, ये पॉइंट क्या बता रहे होते हैं? ये आपको थ्रेशोल्ड ही तो बता रहे हैं। थ्रेशोल्ड, ये इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड, ये इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड, ये इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड। सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड किसके लिए? इस मेटल के लिए। इसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए। टॉप टू बॉटम आते हैं तो देने वाली एनर्जी कम, मतलब कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सबसे कम कौन देगा? वर्क फंक्शन की बात करो, W का क्या होगा? Li का सबसे ज्यादा होगा, फिर Na का होगा, फिर K का होगा, फिर Rb का होगा, फिर CS का होगा। एक और मेटल की लाइन खींच लीजिए आप, 5 है तो M5 मान लीजिए। तो आप फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी? लिथियम की होगी, फिर Na की होगी, फिर K की होगी, फिर Rb की होगी, फिर CS की होगी। तो ये M1 जो मेटल है, थ्रेशोल्ड बहुत कम है, थोड़ा एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। सबसे कम में सबसे जल्दी किसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा? सीजियम का। तो M1 आपका सीजियम है, M5 आपका लिथियम है। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये था अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, कुछ एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा बचेंगे। जिस तरीके से हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वो मैं बाद में एक लेक्चर में पढ़ा दूंगा, जो बेकार है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आते हैं, बोहर मॉडल। इस पे आते हैं बोहर मॉडल, बहुत काम का मॉडल है, बहुत क्वेश्चन। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला ही पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए। बोहर मॉडल is applicable only for single electron species, applicable only for single electron species, single electron species, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में लगता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन मॉडल भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन के अंदर ही होता है। तो इसके बाद डाउट आता है, सर क्या हाइड्रोजन के क्वेश्चन मिलेंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो सिंगल में किसी में भी कर सकता हूँ। आपको लिखा मिल जाए हीलियम प्लस, हीलियम में पॉजिटिव चार्ज नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा? 1 ही तो बचा। Ni 2 पॉजिटिव, इसमें भी तो यही हुआ। Be 3 पॉजिटिव, अरे कहीं तक भी हो सकता है। Na 10 पॉजिटिव, Na में कितना होता है? 11 इलेक्ट्रॉन होते थे, 10 चले गए, कितना बचा हुआ? सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लगाना, ऐसा नहीं है अंधाधुंध फायरिंग, कोई भी पॉइंट कहीं भी लग रहा है और आप आंसर निकालते जा रहे हो। क्या कर रहे हो? आप आंसर निकाल रहे हो। इस तरीके से करोगे तो दिक्कत आ जाएंगी क्वेश्चनों में, ठीक है। जो सेकंड हम पॉइंट है वो हम देखते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट, इसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। 9-10 देखो न्यूक्लियस वगैरह जानते हो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन
circular path, and the circular path have fixed energy. Have fixed energy. बोला न्यूक्लियस एक चीज होती है बिल्कुल एटम के बीच में होती है. एटम इसने बोला ऐसा है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है. जो न्यूक्लियस होता है उसके पास उसमें होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. ये इससे पहले के मॉडल बता चुके थे, इससे पहले के मॉडल बता चुके. इसने बोला था और ये भी बता चुके थे कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है इन सर्कल के अंदर. एंड दीज सर्कल्स आर कोल्ड ऑर्बिट. दीज सर्कल आर कोल्ड ऑर्बिट, जिनका नाम आपको याद होगा के, एल, एम, एन. आज इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से. एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, सर्कल नंबर. एंड दिस सर्कुलर पाथ आर कोल्ड ऑर्बिट. आर कोल्ड ऑर्बिट और सेल. ऑर्बिट भी बोल सकते हो और सेल भी बोल सकते हो. एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई एन, छोटा एन. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन. ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अभी जरूरत नहीं इस बात की, लेकिन लिख लीजिए, बाद में काम आ जाएगा. ये था भाई. क्या बताया इसने बताया बोहर ने कि ये आपका न्यूक्लियस है, बीच में होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन. ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन इनमें घूम रहा है यहां से. इन सर्कुलर पाथ को ही ऑर्बिट बोलते हो. क्या बोलते हैं इन सर्कुलर पाथ को ही? ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल भी बोलेंगे हम थोड़ी देर बाद. और ये कहां तक जाते हैं? ये इनफाइनाइट तक जाते हैं. कितने भी सर्कल हो सकते हैं. ठीक है, पहले सर्कल को 1 बोलूंगा, दूसरे को 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है. कहां तक जा सकते हो आप? इनफाइनाइट तक जा सकते हो. ये है दीज आर द एनर्जी लेवल. उसने एक बात ये बताई, इनकी एनर्जी फिक्स होती है. यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एक्स एनर्जी होगी, तो कहीं भी घूम ले इसमें, तो कितने भी टाइम के लिए घूमता है एक्स की एक्स ही रहेगी, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी. दीज आर कोल्ड फिक्स्ड एनर्जी लेवल. फिक्स्ड एनर्जी लेवल मतलब इनकी एनर्जी फिक्स होती है. जैसे इसका x1 हो तो इसकी एनर्जी x2 होगी, इसकी x3 होगी, x4, x5, x6, x7. सबकी एनर्जी अलग अलग है. सबकी एनर्जी क्या है? अलग अलग है. लेकिन एक सर्कल के अंदर पूरे यहां से सर्कल कर ले आओ, पूरे सर्कल में से. अब ये घटेगी या बढ़ेगी वो मैं बताऊंगा. घटेगी या बढ़ेगी वो आगे हम बताएंगे. ये था. तो दीज सर्कुलर पाथ आर कोल्ड ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल. स्टेशनरी बोहर ऑर्बिट भी बोलते हैं. स्टेशनरी बोहर ऑर्बिट मतलब फिक्स है. अब बात याद है, जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर चलता है, ये देखिए कुछ पोस्टुलेट ये मानने थे बोहर ने स्टार्टिंग में, और इनसे कुछ रिजल्ट प्रूव किए जो कि एक्चुअल रिजल्ट के बराबर आए. तब ये हुआ कि ये जो अजम्पशन है वो बिल्कुल सही. देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट, it does not emit or lose any energy. When electron revolves in this orbit, electron does not emit or lose any energy. But when electrons jump from one orbit to another orbit, it absorb or emit energy. उसने बोला एक में रहे, घूमता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं कितनी देर तक भी उसे, लेकिन एक से दूसरी जगह जाएगा तो एनर्जी या तो लेगा या देगा. वो कैसे पता चलेगा भाई? यदि यहाँ पे 5 जूल है और यहाँ पे 5 है फर्स्ट में, और यहाँ 3 है, 5 से 3 पे चला गया, एनर्जी कहाँ गई? बाहर निकली होगी 2 जूल. ठीक है, 5 से 25 पे पहुंचेगा. कोई चीज 5 से 25 पे कैसे पहुंचेगी? उसने 20 जूल लिया होगा, तो या तो एनर्जी लेगा या देगा. एनर्जी का गैप कैसे निकालोगे? कितना लेगा या देगा? यहां जितनी एनर्जी होगी यहां इतनी होगी. भाई यहाँ पे मान लिया 10 जूल है, यहाँ पे बोल दो 15 जूल है, दिस माइनस दिस हो गया. समझ रहे हो? तो ये निकल जाएगा. तो एनर्जी जो होगी, एनर्जी का जो चेंज होगा वो आप किस तरीके से निकालोगे?
भाई किसी भी एक ऑर्बिट, मान लिया ई आई और ई वन ऑर्बिट में आप एनर्जी कैसे निकालोगे? किसी भी जो ऑर्बिट में आपकी एनर्जी होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा होगा, तो एनर्जी का चेंज हो रहा होगा। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी एब्जॉर्ब हो? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच, एच यहाँ पे म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटोन, इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटोन, जो फोटोन बाहर निकला है या एब्जॉर्ब हुआ है उसके एनर्जी। अब जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कोई 5 जूल है और यहां से 15 जूल, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन यहां जंप करा दिया मैंने। अब मेरे को ये बताइए, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? 5 से 15, 5 से 15 पे गया, 10 जूल एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? 10 जूल एब्जॉर्ब होगी। कैसे एब्जॉर्ब होगी? ऐसा तो है नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन वहां खड़ा करा के चला रहा हो, भाई एनर्जी दे दो, भाई एनर्जी दे दो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। नहीं, तो एनर्जी लेगा कैसे? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इसके ऊपर कोई लाइट पड़ी होगी और लाइट ने एनर्जी दी होगी, यहां से जंप करके यहां पहुंच गया 10 जूल। तो कैसे वो फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हो आज तक? एच भी, एच पता है, एनर्जी पता है, फ्रीक्वेंसी निकल गई। या फिर वेवलेंथ ही हो, लेमडा, एच पता, सी पता, तो लेमडा निकाल दोगे। तो एमिटेड फोटोन या एब्जॉर्ब फोटोन का एनर्जी, आप एनर्जी चेंज देख लोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका लेमडा फ्रीक्वेंसी। ये था, ठीक है। बोहर ने अभी ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक गया, बोहर ने और भी चीजें बताया। बोहर ने और क्या बताया? देखिए, बोहर ने ये भी बताया, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन कहीं भी चल पड़ता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन इनमें चलता तो है ही, कोई डाउट नहीं। तुम 9-10 तक पढ़ा हुआ, मोमेंटम कोई चीज होती थी, लीनियर मोमेंटम, एम वी कोई चीज चल रही है, लीनियर मोमेंटम, वी वेलोसिटी से चल रही है, एम मास है, तो पी लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम। एक एंगुलर मोमेंटम भी होता था। क्या होता था? एक एंगुलर मोमेंटम, किसी एंगल पे चल रही है। अब सर्कल में चलेगा तो सीधा नहीं चलेगा, एंगल पे चलेगा। तो एंगल पे चलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr होता है। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। वो सर्कल में घूमेगा, उसका रेडियस है। और भी ज्योमेट्री में घूम सकता है, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो इसने क्या बताया, लिखे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। सिंपल लैंग्वेज में उसने बोला कि उसका लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी भी ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो nh अपॉन 2 पाई होगा, nh अपॉन 2 पाई। और n क्या है? n सर्कल का नंबर, फर्स्ट सर्कल में चल रहा है, यदि यहाँ चल रहा है तो यहाँ इसका एंगुलर मोमेंटम n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, सेकंड में चल रहा है तो 2 पुट कर दीजिए, थर्ड में चल रहा है तो 3 पुट कर दीजिए। n क्या है? n आपके जो सर्कल है नहीं, उसका सर्कल का नंबर है। इस सर्कल को क्या बोलते हो आप? इस सर्कल को आप ऑर्बिट बोलते हो, इस सर्कल को आप सेल बोलते हो, इस सर्कल को आप एनर्जी लेवल बोलते हो। मतलब एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है। मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 5th ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 5h अपॉन 2 पाई। क्यों? बोहर ने बताया, ठीक है। नहीं तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, इन एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। जिस भी ऑर्बिट में उसका नंबर लिखो h अपॉन 2 पाई, ये दिया था। h कौन सा? वही h जो प्लांक्स ने दिया था। m क्या है यहाँ पे? मास, लिख ले, m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जो भी ऑर्बिट आपको चाहिए उसके रेडियस, ठीक है। अब एक और बात आती है, इसमें अच्छी खासी फिजिक्स यूज होती है, बहुत अच्छी खासी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट पे हम काम कर लेंगे। ये है, थोड़ा थोड़ा 9-10 तक आप फिजिक्स पढ़ के आए। इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स, FATT, अट्रैक्टिव। उसी टाइम इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा वेलोसिटी से चलता हुआ, ठीक है। तो जो उसको सर्कल के अंदर लेके आ रहा है,
जैसे आप कोई रस्सी लेना और उस पर पत्थर मार के ऐसे घुमाना, यदि आप किसी भी टाइम रस्सी को काट दोगे तो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है। तो कौन है जो इसको इस सर्कल में घुमा रहा है? उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी का एक स्यूडो फोर्स मानते हैं। क्या होता है तो फिजिक्स में पढ़ोगे। उसके अपोजिट एक फोर्स होता है, ठीक है, जो अंदर की तरफ लग रहा नहीं, उसी के अपोजिट एक होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, बस डायरेक्शन इसका अपोजिट है। और ये किसके बराबर होता है? mv²/r। जो भी चीज घूम रही है उसका मास, उसकी वेलोसिटी, और जिस सर्कल में घूम रही है उसका रेडियस। जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये तो कुलम्स ने बताया था, ये होता k q1 q2/r²। ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारी? r है। ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है v है, इसका मास m है। चार्ज क्या है? इस पे Q1 चार्ज है। यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ पे Q2 चार्ज है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस है। यहाँ क्या है? न्यूक्लियस है। किसी का भी न्यूक्लियस हो सकता है। हाइड्रोजन का होगा तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन होगा, हीलियम प्लस का होगा तो यहाँ 2 प्रोटॉन होंगे, सोडियम +10 का होगा तो यहाँ 11 प्रोटॉन होंगे। यहाँ कितने प्रोटॉन हो सकते? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। न्यूक्लियस में तो क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। और ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन एक ही रखोगे। क्यों? बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेस, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेस। तो बात आती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो अंदर गिर क्यों नहीं जाता? ये इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, इधर की तरफ करना है, क्योंकि उसको उधर भी एक फोर्स लग रहा है। तो दोनों फोर्स क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। तो लिखें, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, Coulombic attractive force equal to centrifugal force. Coulombic attractive force equal to centrifugal force mv²/r। ये नेगेटिव होता है, मोड लेते हैं। नेगेटिव मतलब होता है अट्रैक्शन, पॉजिटिव मतलब रिपल्सन। ये तो वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी। Q1 क्या है? Q1 मान लेता हूं आपका इलेक्ट्रॉन है। Q2 क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। भाई किसका न्यूक्लियस ले रहे हो वो तो यार आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। मान लेते हैं किसी का भी, उसका एटॉमिक नंबर मान लेता हूं Z से नोट करते हैं। Z जैसे हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1, हीलियम है तो Z की वैल्यू 2, लिथियम है तो 3। Z कितने प्रोटॉन होंगे उसके अंदर? Z मान लेता हूं। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज? जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। बस क्या होता है? साइन अपोजिट होता है। तो ये +ZE, ये -E। तो आपका हमेशा हमेशा क्या रहेगा? K एक कांस्टेंट होता है। ZE × E/r² = mv²/r। K क्या है? K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9×10⁹ न्यूटन मीटर²/कूलम²। ये वैल्यू आप याद रख लो। ये तो हमेशा हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन जो अंदर क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसमें उधर इतना फोर्स लगता है, उधर इतना लगता है। अंदर वाला फोर्स कैसे निकालते हैं? K/Q1 Q2/r²। R2 नहीं, ये r²। बाहर कितना लगता है? mv²/r। किसी बच्चे को इनमें डाउट आ गया, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, कॉन्टेक्ट टू निर्भय पांडे सर आपको अच्छे से बताएंगे। फिजिक्स में आने वाला है आपके, ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, और फिजिक्स की चीजें हैं तो मुझे भी ज्यादा इसमें नॉलेज नहीं, तो मैं खुद भी आनी चाहिए। ये अभी नहीं आती तो थोड़े दिन में आपको आ जाए। तो ये 2 रिलेशन भाव इंपॉर्टेंट रहे हैं बोहर के, दोबारा लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बताया उसने, mvr = nh/2π, एंड दूसरा k ZE²/r² = mv²/r। यहाँ m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट या सर्कल, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता, चलता रहता, रुकता नहीं है, ठीक है। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट।
यूनिट को अच्छे से याद करें, ओ सॉरी वैल्यू को, ठीक है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। किसका न्यूक्लियस लिया है वो आपको नहीं पता। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये है, ठीक है। सब कुछ हो गया। के क्या है? कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत काम के रिलेशन होता है। एन क्या है? एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट नंबर या ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एन 1 हो सकता है, 2, 3, कहाँ भी, ठीक है। वेलोसिटी, यहाँ से हम बहुत सारे पैरामीटर निकालेंगे, बहुत सारे पैरामीटर हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है। लिखें डिफरेंट पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम, डिफरेंट पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम, बहुत सारे हैं। डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन लास्ट में वैसे करवा दूंगा समझाने के लिए, काम का नहीं है। रेडियस ऑफ एटम, पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आपको बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 5th ऑर्बिट में है बोहर मॉडल में, उसकी रेडियस क्या होगी? बहुत सिंपल है। रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट आर एन इज इक्वल टू 0.529 n square upon z एंगस्ट्रॉम, n square upon z एंगस्ट्रॉम। n है ऑर्बिट नंबर, n क्या है? ऑर्बिट नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर। किसके लिए मेजर कर रहे हो भाई? पेपर में देगा फाइंड आउट द रेडियस फॉर 5th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, एटॉमिक नंबर दे दिया, 5th ऑर्बिट वाला ये दे दिया, यूनिट ये है, समझ गए। जैसे कि एग्जाम्पल, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बोल दिया तो जेड की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। आर 1 चाहिए आपको, 0.529, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 एंगस्ट्रॉम, 0.529। बोहर मॉडल सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए आया था, तो इस कांस्टेंट को हम ए नोट भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? बोहर रेडियस, समझ रहे हो। ये फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का जो होती है उसकी रेडियस। तो आर एन एक्चुअल में हम ऐसा भी बना देते हैं, आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। याद कर रहे हैं डायरेक्ट, इतने क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएगा। गलती कहाँ होती है? जेड ऊपर है या एन ऊपर है, तो किसकी पावर है, ये सब दिक्कतें नहीं, वो बताओ। ए नोट की वैल्यू ये एंगस्ट्रॉम में है, ये याद रखना। अब आपसे एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये होती है रेडियस। तो इसकी रेडियस जितना एन का नंबर बढ़ेगा, तो ये बताइए रेडियस बढ़ेगी या घटेगी? सबको पता है एन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, साफ बात है। एन ऊपर आएगा मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ऊपर एन आएगा और ऊपर वाले की क्या आएगी? पावर। तो एन का स्क्वायर होगा और नीचे जेड। पहली चीज आपने निकाल दी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ बोहर मॉडल के अंदर है सारी चीजें। वेलोसिटी निकालने का उसने तरीका बताया, 2.18 10⁻n मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट में। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एन क्या है? एन ऑर्बिट नंबर है। देखिए एन की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम हो रही है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब पहले ऑर्बिट में अच्छे से दौड़ता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे में स्पीड स्लो हो जाती, तीसरे में स्लो, इनफाइनाइट में जाती तो जीरो हो जाती, घूमता ही नहीं है। इस पे क्वेश्चन आएंगे, जेड की वैल्यू देगा, एन की वैल्यू देगा।
थर्ड जो एक चीज होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ये है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा क्योंकि लेक्चर में खत्म करने वाला है। क्वेश्चन तो मैं कोई बुक या असाइनमेंट में दे दूंगा, उससे करना। इसमें क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होती है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का साइन बराबर होता है। यदि कोई बोले काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बोहर मॉडल में, सिर्फ बोहर मॉडल में काइनेटिक एनर्जी 10 है, तो उसकी टोटल एनर्जी -10 क्या होगी, -10। अब ये बात आती है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी के बराबर होती है। तो ये जो आपने बता दिया, ये तो -ke के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू k डॉट ई प्लस Pe। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये मैं बोल दूं इसको 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 5 जूल है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी रही होगी, -5 जूल। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी तो दोनों का सम होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका 5 है और ये आपका -5 है, ये आपका कितना रहा होगा, -10 रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आपका रिलेशन कहाँ से आएंगे, वो सारे डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन काम की चीजें यही है। लास्ट में फॉर्मूले आप रट लें एक बार और इतने न्यूमेरिकल कर दो, फॉर्मूला याद हो जाए। आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका क्या होता है, 2 टाइम ऑफ potential energy is 2 time of total energy, and total energy is equal to minus of kinetic energy. Potential energy is equal to minus of 2 time of kinetic energy. total energy को तो kinetic से रिप्लेस कर दो। ये रिलेशन बात आती है, ये तो रिलेशन था। न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे, टोटल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z/n का होल स्क्वायर, 13.6 Z/n का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इतना होता है। तो कोई बोले नहीं जूल में चाहिए, जूल में चाहिए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए 1.6 10⁻90 Z/n का होल स्क्वायर जूल पर एटम, जूल पर एटम। एक एटम की ही है, कितने एटम की है, एक एटम। कोई बोले नहीं एक मोल की चाहिए, मोल की चाहिए, ठीक है मोल की निकाल देते। एक एटम कितनी है, एक पेन 5 रुपए का है, तो 1 डजन पेन कितने के आएंगे, 12 से मल्टीप्लाई। एक एटम कितनी है, तो एवोगैड्रो एटम की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो एटम। -13.6 इंटू 1.6 10⁻90 इंटू Na Z/n का स्क्वायर जूल पर मोल, जूल पर मोल। देखिए यूनिट का बड़ा खेल है, बहुत सिंपल चीज है और बहुत आसान चीज। जेड क्या है क्या पता, सिर्फ जेड और एन वैरी करेगा और वैरी। टोटल एनर्जी निकाल ली तो यार टोटल एनर्जी के आगे पॉजिटिव लगा, मतलब काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव, इसके आगे नेगेटिव लगाओ तो काइनेटिक आ जाएगी। इसको 2 टाइम कर दो पोटेंशियल आ जाएगी। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्या बता रही है, नेगेटिव बता रही है अट्रैक्शन है। आप खुद देखिए न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो हमेशा अट्रैक्शन रहेगा, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब यह है कि अट्रैक्शन है उसका। ये आप रिलेशन यहाँ तक फॉलो कीजिए, उनके डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सारे जितने भी हैं सबका डेरिवेशन आपका होगा।